नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम पढ़ेंगे दो मुख्य कविताएं जिसको नागार्जुन जी ने लिखी हैं। पहली कविता है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी फसल। ये क्लास 10th की दो महत्वपूर्ण कविताएं हैं और उतनी ही सरल हैं जितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही कविताओं में अलग अलग व्याख्यान दिए गए हैं। पहली कविता में दंतुरित बच्चे की मुस्कान दिखाई गई। दंतुरित का मतलब होता है वो बच्चे जिनके अभी दांत नहीं निकले, यानी कि दांतों से थोड़े थोड़े दांत निकले, उनको दंतुरित कहते हैं। उनकी मुस्कान के जो है और जो मुस्कान दिल को छू जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा जो फसल कविता है, कैसे फसल लाखों लोगों के हाथ से छूकर जो फसल तैयार होती है, एक मेहनत के जो फल मिलता है वो फसल होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो समय बर्बाद करने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे यह दंतुरित मुस्कान। तो शुरुआत करते हैं कविता कुछ इस प्रकार है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जब बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था के बबूल। अच्छा, सरल तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो कभी शायद अपने बच्चे से मिलने गए, उसके बाद कह रहे हैं कि तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है ना, बच्चे की जो मुस्कान होती है वो बहुत प्यारी होती है। और वो इतनी प्यारी है, कभी को इतनी ज़्यादा प्यारी वो मुस्कान लगी है कि कभी कह रहे हैं कि तुम्हारी इतनी प्यारी मुस्कान है कि अगर कोई मृत व्यक्ति भी यहाँ पड़ा होगा ना तो बेटा उठ के खड़ा हो जाएगा कि देखूं बच्चा कितना सुंदर हंस रहा है। ये कहना चाह रहे हैं। तो फिर क्या आगे कह रहे हैं कि धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का मतलब होता है कमल के फूल। अब ये दो पंक्तियां बोल रही हैं, धूल धूसर तुम्हारी ये गात। बच्चे खेलते हैं, मट्टी में दौड़ते हैं, कड़ते हैं, तो फिर क्या है, उनकी शरीर पर धूल लग जाती है। तो कभी कह रहे हैं कि धूल धूसर तुम्हारी ये गात, तुम्हारे जो गालों पर हाथ पैरों पर धूल लगी गई है, ऐसा लगता है ये कीचड़ है और कीचड़ के बीच में तुम एक कमल की तरह लग रहे हो। फिर कभी कहते हैं कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। और फिर ऐसा लगता है कि तालाब में जो कमल खिला करते हैं ना, वो तालाब का कीचड़ यहीं तुम्हारे शरीर पे लगा है, और जो तालाब में कमल खिलते हैं वो कमल खुद तुम हो इस कीचड़ के बीच में। तो अपने बच्चे को एक कंपेयरिंग करा है, एक कंपेयरिंग करके ये बोला है कि तुम कमल की तरह हो और मेरी झोपड़ी में कमल की तरह लग रही हो। फिर आगे कहते हैं, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो कभी कहना चाहता है कि परस पाकर, हे प्रिय बालक, हे मेरे प्यारे बच्चे, कि ऐसा लगता है कि तुमसे तो पत्थर भी छू जाए ना, और तुमसे जो पत्थर भी छू जाए तो वो पिघल कर पानी बन जाएगा। तुम इतने प्रिय हो कि तुमसे अगर पत्थर भी छू जाएगा वो भी पानी बन जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था के बबूल। अब यहाँ पर देखिए, शेफालिका एक फूल का ही नाम है। तो यह कह रहे कि अगर तुमसे छू जाए कोई पेड़, चाहे वो बांस हो या बबूल हो, और तुमसे छूकर एक बार में ही ऐसा लगता है जैसे कि शेफालिका के फूल झड़ने लगे हों। शेफालिका के, ये जरूरी नहीं है कि बांस से या बबूल उस पेड़ पे फूल लगें या ना लगें, लेकिन जैसे ही तुमसे छूता है उसमें अपने आप ही, इतने तुम सुंदर हो, इतनी मुस्कान तुम्हारी सुंदर है, अपने आप ही फूल झड़ने लगते हैं। दिस इज नो मैटर ये बांस है या बबूल है। आगे क्या कहते हैं, फिर कभी आगे कहते हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि कहते हैं, नागार्जुन जी हैं, फक्कड़ टाइप के कवि हैं। फक्कड़ इज नॉट अ बैड वर्ड, यू नो, ये एक अच्छा शब्द है, लेकिन हिंदी साहित्य का एक प्रमुख शब्द है। अगर आप हिंदी पढ़ेंगे ना ग्रेजुएशन में तो आपको पढ़ने को मिलेगा। ये कहते हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। जब कभी अपने बच्चे से पहली बार मिल रहा है, यहाँ देखिए, ये कवि है और अपने बच्चे से यहाँ पहली बार मिल रहा है। तो कवि कहता है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का मतलब होता है एक टक देखना, किसी को एक टक देखते ही रहना। ऐसा बच्चा देखता रहता है ना,
उसी प्रकार यार तुम मेरे को लगातार देख रहे हो, कभी कह रहा थक गए हो क्या, तुम थक गए हो, अब देख आंख लूं मैं फिर, मैं आंखें फेर ले रहा हूं, तुम आंखें नहीं फेरोगे, तुम थक जाओगे, मैं खुद आंखें फेर ले रहा हूं। बच्चे से कह रहे हैं कि बच्चे के लिए पहली बार अपरिचित बंदा है, वो दुनिया को ही नहीं जानता, तो वो लगातार देखता है, तो कभी कहता तुम थक जाओगे, मैं अपनी आंखें फेर ले रहा हूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, तो क्या हुआ यार पहली बार ही तो मिले हैं, नहीं हो सके परिचित। अपने बच्चे को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, एक कवि है कल्पनाओं में डूबा हुआ बच्चा, कभी उनसे बात नहीं करता, फिर भी वो संबोधित कर रहे हैं कि कोई बात नहीं अगर हम नहीं पहचान पाए, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, माध्यम मतलब मीडियम, तो उनकी माँ की सराहना करते हुए बोलते हैं कि जो कुछ हो तुम हो, तुम्हें देखने को मैं आ रहा हूँ, ये सिर्फ एक कारण से, वो है तुम्हारी माँ। अगर आज तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती तो मैं तुम्हें नहीं देख पाता, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, ना ही मैं तुम्हें देख सकता था और ना ही मैं तुम्हें जान पाता। क्यों? क्योंकि तुम और तुम्हारी माँ के बीच में एक रिश्ता, तुम अपनी माँ को पहचानते हो और माँ तुम्हें पहचानती है, तो वही एक माध्यम है जो हमें परिचित कराएगी, अन्यथा कोई दूसरा इस दुनिया में नहीं है। इसमें जो माँ की भूमिका बच्चे के लिए है उसके बारे में कवि ने बताना चाहा है। यहाँ पर देखिए, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान, और जो तुम्हारी ये खूबसूरत सी दंतरित मुस्कान है, जो पत्थर दिल को भी पानी बना दे, जो बांसों से भी फूल गिरा दे, ये दंतरित मुस्कान ना मैं कभी जान पाता और ना मैं कभी देख पाता। कवि ऐसा कहते हैं। फिर आगे कवि कहते हैं कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, इन पंक्तियों में माँ को उन्होंने एक महान, मतलब महानता का द्योतक बताया है। ऐसा कहा है कि माँ ही सब कुछ है, माँ ने ही तुम्हें जन्म दिया और माँ ही जानती है, माँ से तुम्हारा संपर्क है, मैं तो एक अपरिचित व्यक्ति हूँ, बाहर का हूँ तुम्हारे लिए। दरअसल इसमें कभी शायद कहीं दूर रहते हैं, वो किसी वर्क के लिए रहते होंगे, जैसा कि आज लोग कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, उसी टाइप का यहाँ पर एक मंजर है, एक दृश्य क्रिएट किया गया है। तो कह सकते हैं धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम भी धन्य हो और माँ भी तुम्हारी धन्य है, जिसने माँ ने तुम्हें जन्म दिया वो भी धन्य है और जिसने जन्म लिया वो भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मैं चिर प्रवासी, चिर माने दूर का, प्रवासी माने आने वाला, मैं दूर से आने वाला हूँ। मैं इतर, इतर माने अन्य होता है, दूसरा होता है जिसको लोग नहीं जानते, मैं अन्य, मैं तो दूसरा हूँ ना, मैं मुझे तुम नहीं जानते हो क्योंकि मैं दूर का हूँ, मैं तुम्हारे पास रहने वाला नहीं हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, अतिथि खुद को बोला है कवि ने कि मैं तो एक अतिथि की तरह हूँ, एक मेहमान की तरह हूँ, आज आया हूँ कल चला जाऊंगा, तो तुम्हारा मेरे से कोई संपर्क तो रहा नहीं है अब तक, तो मुझे तुम क्या चीज़ कैसे जान सकते हो प्यारे बच्चे। फिर क्या हुआ, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, तो कवि कहते हैं कि जो तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रही है वो तुम्हें मधुपर्क यानी कि स्वादिष्ट दूध पिलाती रही है, मैं तो दूर का हूँ, मुझे तुम कैसे जानोगे, जो तुम्हारी माँ पास रही है उसको जानते हो, वो तुम्हें रोज अपनी उंगलियों से, प्यारी प्यारी उंगलियों से मधुपर्क खिलाती है, स्वादिष्ट दूध पिलाती है। देखते तुम इधर कनखी मार, फिर क्या बच्चा साइड से देखता है, देखते तुम इधर कनखी मार, जैसे ही तुम मुझे मेरी तरफ कनखी मार देखते हो, और होती जब की आंखें चार, आंखें चार होना का एक मुहावरा है, यानी कि आंखें मिलना, और जैसे ही मेरी तुम्हारी आंखें मिलती हैं फिर क्या होता है, तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान, और जैसे ही हमारी तुम्हारी आंखें मिलती हैं फिर तुम्हारी मुंह से दंतरित मुस्कान निकलती है, और वो दंतरित मुस्कान हमारे दिल को घायल कर जाती है, मुझे लगती बड़ी ही छविमान। और वो दंतरित मुस्कान जिसको मैं देखने के लिए तरसता हूँ, मुझे बहुत ही छविमान लगती है। कभी ऐसा कहते हैं। अब हम अगली कविता है फसल, फसल को पढ़ेंगे। कवि कहते हैं कि एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों की स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म, फसल क्या है। इसमें जो कवि हैं उन्होंने कल्पना करी है लोगों के परिश्रम की, कि कितनी परिश्रम से फसल तैयार होती है। जो गेहूं आज हम खाते हैं, हम भाग्यवान हैं कि लाखों बच्चे भूखे रहते हैं, बावजूद उसके ईश्वर आज भी हमें भोजन देता है, और ईश्वर से ये दुआ करनी चाहिए कि उनको भी भोजन मिले। फिलहाल ये टॉपिक से हटकर बात थी, अब हम बात करेंगे फसल की। तो कवि कहते हैं एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। जो फसल क्या है, कोई एक दो के नहीं ढेर सारी हजारों नदियों के पानी का जादू है। फसल कुछ नहीं, जस्ट दिस इज अ मैजिक,
बट वो मैजिक एक के नहीं, दो के नहीं, हजारों नदियों के पानी का जादू है। जब हजारों नदियां मिलकर एक फसल को सींचती हैं, एक नदी के अंदर एक गुणधर्म होता है, जब हजारों गुणधर्म मिलते हैं तब एक फसल बन के तैयार होती है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि, कोटि कोटि माने बार बार, कई कई हाथों के स्पर्श की गरिमा है। फसल क्या है? पानी लगने से तो फसल तैयार हो नहीं जाएगी। मजदूर जब जब एक किसान आदमी खूब काम करेगा, खेत में रहकर अपने हाथों से सींचेगा, बढ़ाएगा, काटेगा, तभी तो बन जाएगी। तो वही कह रहे हैं, कभी एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख हाथों के स्पर्श की गरिमा से ये फसल बनती है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म फसल है। और किसी एक मिट्टी का गुणधर्म नहीं, जब हजारों नदियों का, हजारों मिट्टी का, हजारों लोगों के हाथ लग जाते हैं तब एक फसल बनके तैयार होती है। वही तो मैं प्रश्न कर रहा हूं कि फसल क्या है? फसल क्या है? फिर आगे कभी कहते हैं और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब ये देखिए, जो पिछली जो पंक्तियां, इनमें ये प्रश्न क्रिएट किया गया, क्वेश्चन लगाया कि व्हाट इज द क्रॉप, फसल क्या है? और फसल क्या है इसका उत्तर खुद कवि ने अगली पंक्तियों में यहां पर दिया है। वो बोलते और तो कुछ नहीं है, वह मैं और ज्यादा नहीं जानता, मुझे सरल तरीके से ये मालूम है, आई डोंट नो कि ग्लूकोज है उसमें, कार्बोहाइड्रेट जो भी है, ऐसा कुछ नहीं जानता मैं, क्लोरोफिल है ये नहीं जानता मैं, तो मोटी मोटी बात जानता हूं। भाई देसी तरीके से उन्होंने बताया, नदियों के पानी का जादू है। पहली चीज फसल में क्या है? नदियों के पानी का जादू है। उसके बाद क्या है? हाथों के स्पर्श की महिमा। पानी है, उसके बाद हाथों के स्पर्श से एक महिमा जो तैयार हुई है, तमाम जो किसानों ने मेहनत की, अपने हाथों का स्पर्श दिया, उससे बनकर तैयार हुई है। और तीसरी चीज भूरी काली संदली, ये मिट्टी के तीन प्रकार हैं, एक भूरी होती है, काली होती है, संदली होती है। उन मिट्टियों का गुणधर्म है, उनके गुण इनमें यानी प्रॉपर्टीज हैं। रूपांतर है सूरज की किरणों का। तुम्हें मालूम है कि सूरज अगर ना निकले तो फसलें तैयार नहीं होंगी, यानी कि क्लोरोफिल, मतलब हम कह सकते हैं जो प्रोसेस होती है एक पूरा रेस्पिरेशन का, वो कंप्लीट नहीं होगा। तो रूपांतर है सूरज की किरणों का, यानी कि सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो कवि ने कहा है कि इसके अलावा ये हवा जो मिली है फसल से, उससे भी फसल तैयार हुई है, जो उसकी थिरकन है धीरे धीरे, उससे भी फसल तैयार हुई है। तो एक फसल क्या है? फसल नदियों से मिलकर बनी है, फसल हाथों के स्पर्श से बना है, फसल काली भूरी संदली मिट्टी से बना है, फसल सूरज की किरणों से बना है, और फसल हवा से बना है। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बताना चाहा कि फसल कितनी मेहनत से, कितने तत्व मिलकर तैयार होते हैं, उसके बाद एक फसल अनाज हमें खाने को मिलता है। इसीलिए हमें कभी जो अनाज है उसका महत्व नहीं भूलना चाहिए, हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। उम्मीद है ये जो मेहनत दिख रहे हैं ना धूप में, या एक शहर का व्यक्ति बाहर धूप में अम्ब्रेला लेके निकलता है और यहाँ पर एक बड़ा सा बांधा मस्त पूरा भीग गया है, और उस दिन मेहनत से काम करते हैं, उसके बाद हमें खाने को मिलता है। उम्मीद है ये कविता आपको समझ में आई होगी। बचा हुआ कविताएं सारी की सारी मैंने इस पर अपलोड कर रखी हैं, आप जाके उनको बेहतरीन से पढ़ सकते हैं, सारे चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा बोर्ड के टाइम पे आपको जो भी ज़रूरत है आप निसंदेह अपने भाई से कमेंट कर देना, आपको ज़रूर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इसी के साथ साथ थैंक यू।